हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिशर्स जेट टेस्ट का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट और एक हाइपोथेटिकल वैल्यू यानी कि पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट में जो अंतर है वो सार्थक है या नहीं है, मींस द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट और नॉट बिटवीन द सैंपल एंड द हाइपोथेटिकल वैल्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट की दो सैंपल्स की, यानी कि दो सैंपल अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, और एक का हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला और दूसरे का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला, और दोनों में अंतर सार्थक है या नहीं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट यानी फॉर्मूले देखेंगे और फिर उनके 2-3 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो टेस्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी दो स्वतंत्र नमूने हैं, सैंपल हैं, उनमें दोनों का कोरिलेशन कोफिशिएंट अलग अलग है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे और अंतर देखेंगे कि वो सार्थक अंतर दोनों में है, महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वो यही लिख रहा है कि यहाँ पे दो स्वतंत्र सहसंबंध गुणांकों के बीच अंतर के महत्व का परीक्षण करने के लिए हम जेड परीक्षण करते हैं, जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें कोरिलेशन 1 होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट 2 होगा, उनको हम कन्वर्ट करेंगे Z1 और Z2 में। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जो Z का हम सैंपल का Z निकालते थे और पॉपुलेशन का Z निकालते थे, इसलिए यहाँ पर हम एक Z1 निकालेंगे एक सैंपल का, Z2 निकालेंगे हम दूसरे सैंपल का। तो ये फार्मूले आप देख सकते हैं, Z1 वही फार्मूले हैं जो पिछली वीडियो में थे, पहले पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको आप कर पाएंगे। तो Z1 में आप देखेंगे 1/2 लॉग दे रखा है, 1 + R1 1 - R1 को डिवाइड करेंगे, और लॉग ई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 1.1513 वैल्यू मानी जाती है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही Z2 निकल जाएगा दूसरे सैंपल के लिए। स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा हमें Z1 Z2 का, तो ये फॉर्मूला होता है 1/n1 - 3 + 1/n2 - 3, और जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद सिग्निफिकेंस रेशियो हम निकालते हैं। तो Z1 में से Z2 माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, केवल प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, अपॉन जो स्टैंडर्ड एरर हमने निकाला है। फिर जो सिग्निफिकेंस रेशियो निकल जाएगा इसका फिर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर जो सिग्निफिकेंस रेशियो आया वो 1.96 से ज़्यादा है तो डिफरेंस सार्थक माना जाएगा, अंतर सार्थक माना जाएगा 5% लेवल पर। 5% का मतलब, लेवल का मतलब होता है कि 95% हम कॉन्फिडेंस हैं कि हमारा डाटा सही है। ऐसे ही अगर सिग्निफिकेंस रेशियो ज़्यादा आता है 2.58 से, तो डिफरेंस या अंतर वो सिग्निफिकेंट या सार्थक माना जाएगा 1% लेवल पर, यानी कि 99% हम श्योर हैं कि हमारा डाटा सही है। तो ये इंटरप्रिटेशन हमें करना है। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, नाउ टर्निंग टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कि जिससे कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और किस तरह से ये फॉर्मूले हमें लगाने हैं वो हम आराम से लगा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखें आप, ये हमें डाटा दिया हुआ है, दो सैंपल साइज दे रखे हैं, एक 5 और एक 12। देख सकते हैं आप, एक 5 है एक 12 है, यानी कि दो सैंपल है हमारे पास और दोनों का ही कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी R दे रखा है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इन दोनों सैंपलों के बीच में जो अंतर है वो सार्थक है, महत्व है, पूर्ण है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज हमें देखनी है। दोनों दे रखे हैं तो हमें Z1 और Z2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हम क्या मानते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी शून्य परिकल्पना हम मान रहे हैं कि कोई सार्थक अंतर नहीं है बिटवीन R ऑफ टू सैंपल्स, दोनों सैंपल्स के R में कोई सार्थक अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब हम पहले Z1 निकाल लेते हैं। Z1 का फॉर्मूला अभी हमें याद हो गया है, 1.1513
लॉग ई हम लिखते हैं 1 प्लस R1 अपॉन 1 माइनस R1। तो ये वैल्यू हो गया 1.1513 लॉग 10 लेकर हम करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस 0.87 और 1 माइनस 0.87। इसको आप सॉल्व करेंगे 1.1513 लॉग 1.87 अपॉन 0.13। फिर सॉल्व आगे करेंगे तो 1.1513 लॉग, इसको डिवाइड कर लेंगे आप 0.13 से 1.87 को, तो आ जाएगा आपका 14.385। फिर 1.1513 इसका हम लॉग देखेंगे। ये देखिए 2 डिजिट दे रखी हैं, 14 जो है तो 1 और 4 यानी 2 डिजिट है, 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1.1 मानते हैं। अब हम 14 को 3 और 8 में देखेंगे, 14 को 3 में और 8 में टेबल में देखेंगे। मैं एक बार टेबल आपको और दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि लॉग की टेबल हम किस तरह से देखते हैं। ये देखेंगे आप, तो देखिएगा मैंने आपको क्या बताया, 14 को 3 और 8 में हमें देखना है। ये लिख रहा है ना 14 को 3 में, तो यहाँ पर देखिए 14 कहाँ लिख रहा है, इधर लिख रहा है 14। फिर 3 देखेंगे ऊपर वाला और 8 देखेंगे हम इधर वाला, देखिए ये लिख रहा है 8। अब इस लाइन में सीधे चलते हैं, सीधे चलते हैं तो देखिए एक वैल्यू तो आई 1553 3 में, और फिर 8 में देखेंगे तो उसी लाइन में 8 में चलेंगे, चलते जाएंगे तो आएगा 24, यानी कि 1553 में 24 जोड़ लेंगे, 1553 में 24 को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1577। कितना हो जाएगा 1577 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू देखते हैं। तो 1.577 के आसपास हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे तो लगभग ये 1.82 के आसपास आ जाएगा। 2 डिजिट तक हमने ले लिया है तो 1.82 के आसपास ये Z1 निकलकर आपका आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम Z2 निकाल लेंगे। Z2 बराबर फॉर्मूला वही रहेगा 1.1513 log E 1 प्लस R2 1 माइनस R2, वैल्यू आई 1.1513 log 10 1 प्लस 0.56, दूसरे का 0.56 है R, दूसरे सैंपल का 1 माइनस 0.56, एक बार माइनस करेंगे ऊपर, एक बार प्लस करेंगे, 1.1513 log 10 और ये वैल्यू आई 1.56 डिवाइडेड बाई 0.44। अब इनको सॉल्व कर लीजिए आप, 1.1513 लॉग, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.545। तो 1.1513, अब ये डिजिट 1 है तो यानी कि 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 बचेगा। अब हम 35 को 4 में देखेंगे और 5 में देखेंगे, इस तरह से हम लॉग में देखेंगे 35 को 4 में और 5 में। चलिए मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो देखिए 35 में इधर देखेंगे, देखिए 35 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 35। किस में देखेंगे, 35 को 4 और 5 में। ठीक है, तो 35 तो यहाँ आएगी आपका। अब 4 में 1 2 3 4, एक तो ये वैल्यू हो गई 4 में, और फिर 5 में यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 65490 में 6 जोड़ लीजिए तो 5496 हो जाएगा, 5496।
9496 हो जाएगा आपका, 5496। इसको आप गुणा करेंगे आपस में तो लगभग आ जाएगा 6.633। ये हमारा Z2 निकल कर आ गया। फिर हम इसमें स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया Z1 और Z2 के बीच में। तो फॉर्मूला इसका हमने अभी लिखा था, 1/n1 माइनस 3 प्लस 1/n2 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/n कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम देखेंगे, पहले वाले सैंपल में 5 हैं, दूसरे में 12 हैं। तो 5 माइनस 2 प्लस 12 माइनस 3। इनको अब आप सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस 3 12 माइनस 3, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/9। इनको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 18, तो 9 प्लस 2 हो गया। गणित होती है, जोड़ना आना चाहिए आपको। तो ये हो गया 11/18 अंडर रूट। इसको भाग कर लेंगे आप तो 0.611 आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 0.782। ये हमारा ऐसी निकल कर आ गया Z1 Z2 का। अब हम सिग्निफिकेंस रेशियो अपना निकाल लेते हैं। सिग्निफिकेंस रेशियो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई ऐसी Z1 Z2। तो वैल्यू अभी हमने निकाली है 1.82 माइनस 0.633 डिवाइडेड बाई 0.782। अब जो हमने निकाला इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये इसमें से माइनस कर लीजिए तो 1.187 बचेगा और नीचे 0.782 तो है ही। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.52। ठीक है, अब हम इसको इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करेंगे। निष्कर्ष क्या निकला कि जो 1.52 जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, ये कम है 1.96 से, यानी कि ये जो चीज़ है ये 5% लेवल पर है। तो हमारी वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया, यानी कोई सार्थक अंतर नहीं है। तो यानी कि क्या माना गया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन आर ऑफ टू सैंपल्स। दोनों सैंपल्स के आर मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट में कोई सार्थक अंतर नहीं है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकला कि टू सैंपल्स कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, यानी कि दोनों सेम पॉपुलेशन से आए हैं, क्योंकि दोनों में कोई खास अंतर आर से रिलेटेड नहीं है। तो यानी कि जब दोनों एक जैसे ही हैं लगभग, तो दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से आए होंगे। ये हमें इसमें लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी लगभग इसी तरह से क्वेश्चन है ये। देखिए, स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बने हुए हैं, उनका हमने एक टेस्ट लिया, इंटेलिजेंस टेस्ट और अरिथमेटिक मैथ्स का टेस्ट, और दोनों का कोरिलेशन निकाला। तो दोनों के कोरिलेशन बता रखे हैं 0.45 और 0.38। एक सैंपल में 45 बच्चे हैं, दूसरे में 39 हैं। दो सैंपल अलग अलग हैं। अब हमें देखना है कि इनसे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है, सार्थक अंतर है दोनों सैंपल में या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो पहले हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस हम मानते ही हैं
कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो जेड जैसे बता रखा है मैंने आपको, जेड ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, हम लिखते हैं। कैसे निकालेंगे? जेड का फॉर्मूला आपको पता ही है, Z1 1.1513 log E 1 प्लस R1 1 माइनस R1, तो 1.1513 log 10, और वैल्यू कितनी आएगी? R पहला है हमारा 0.45, तो 1 प्लस 0.45 1 माइनस 0.45, तो ये हो गया 1.1513 log 10, 1.45 और 0.55, 1.1513 log 0.55 से 1.45 को आप डिवाइड करेंगे तो 2.636 आ जाएगा। अब हमें इनका लॉग देखना है, तो 1.1513 गुणा, ये एक डिजिट है, डिजिट तो एक ही है, तो उसमें से एक घटा दीजिए तो 0 बचा। अब हमें 26 को 3 में देखना है और फिर 6 में देखना है, ये लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग टेबल में कॉपी कर लेता हूं। ये देखेंगे आप, अब तो हम कई बार देख चुके हैं, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो किस में देखना है? 26 को 3 और 6 में, तो 26 देखिए यहाँ पर आपको ये दिखेगा, 26 को 3 में देखना है तो 1 2 3, यानी कि 3 में तो ये हो गया 4200, और 6 में देखना है इधर, तो 1 2 3 4 5 6, ये 10 है, तो 4200 में 10 जोड़ लीजिए, तो 4200 में 10 जोड़ लेंगे तो 4210 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए आप, तो वैल्यू आ जाएगी 0.4847, ये हमारा Z1 निकल कर आ गया। अब इसी तरह से हम Z2 निकाल लेते हैं। Z2 बराबर 1.1513 log E 1 प्लस R2 1 माइनस R2, 1.1513 log 1 प्लस दूसरा R हमारा कितना है? 0.38, 0.38 1 माइनस 0.38, तो ये हो गया 1.1513 log 10, 1.38 माइनस 0.62, इनको आप डिवाइड कर लीजिए, तो 1.1513 log 0.62 से इसको डिवाइड करेंगे आपका, तो ये लगभग आएगा 2.2258। अब हमें 2 एक डिजिट है ये, तो 1.1513 गुणा, ये एक डिजिट है आपकी, तो एक में से एक गया तो 0 बचा। अब हमें 22 को 2 में और 5 में देखना है, 8 एक्स्ट्रा है तो इसको नहीं देखेंगे। 22 को 2 और 5 में देखना है, देखिए 22 को 2 और 5 में देखना है, तो 22 देखिए आपका कहाँ है? 2 में देखना है, 22 तो ये है ही आपका, तो 2 ये हो गया, और 5 इधर देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 10, तो 3464 में 10 जोड़ लीजिए तो 3474 हो गए, 3474 वैल्यू आ गई। इन दोनों को गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो 0.4002 के आसपास आ जाएगा। ये हमारा आ गया Z2। अब हम स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं Z1 Z2 का। फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/n1 माइनस 3 प्लस 1/n2 प्लस नहीं माइनस 3, ये माइनस ही होगा यहाँ पर भी,
माइनस ही रहेगा। तो 1 अपॉन पहले का हमारा n है 45, तो 45 माइनस 3, 1 अपॉन दूसरा n हमारा 39, 39 माइनस 3, और ये चलेगा ये सब अंडर रूट में। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 42 प्लस 1 अपॉन 36। अब आप इन दोनों को 42 से 1 को डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा 0.238। 36 को से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.0278, और अंडर रूट में तो है ही, तो ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए और उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 0.2272 फाइनल आंसर। अब हमें सिग्निफिकेंस रेशियो निकालना है। Z1 माइनस Z2 अपॉन ऐसी Z1 माइनस Z2। तो वैल्यू देखिए Z1 की हमने कितनी निकाली थी, 0.4847 निकाली थी पहली, और दूसरी Z2 निकाली थी 0.4002। स्टैंडर्ड एरर अभी हमने निकाला है 0.2272। ये इक्वल टू निकल कर आएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इसको माइनस कर लीजिए, 0.2272 से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.3719। अब जो 0.3719 है ये बहुत कम है, 1.96 से भी कम है, 2.58 से भी कम है। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है ये कम आ रही है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया कि कोई सार्थक अंतर दोनों में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि दोनों के आर में कोई सार्थक अंतर नहीं है, डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो भी अंतर है वो खाली सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस की वजह से हो सकता है, वैसे कोई सार्थक अंतर इसमें नहीं है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं समझता हूँ 2 क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा तो जिससे कि आपको एग्जाम्स में आप आराम से कर सकें। प्रैक्टिस ज़रूरी है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले भूल गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर इनके पढ़ाई करने का। तो इस तरह से हम जेट टेस्ट के फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं। आगे कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बार बार आप प्रैक्टिस करें। कमेंट बॉक्स में कोई समस्या हो तो लिख दीजिएगा। थैंक यू।